नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं होगी। उत्तराखंड के धर्मांतरण को लेकर कानून भी कड़ा होगा। धर्मांतरण कराने पर अब कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण बहुत जगह चल रहे थे और ये हमारे लिए गंभीर विषय बनता जा रहा था, इसलिए इस पर कानून बनाया गया और उत्तराखंड में कोई भी धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। अगर धर्मांतरण में किसी का नाम आता है तो उसे 10 साल की सजा की जाएगी। देखिए, धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह पर चल रहा था और ये हमारे लिए बहुत बहुत गंभीर विषय भविष्य में बनता जा रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कहाँ कहाँ ये मतांतरण और धर्मांतरण किस प्रकार के प्रलोभन देकर हो रहा है, किस प्रकार से बहलाया फुसलाया जा रहा है। कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको धर्मांतरित कराया जा रहा था। इसलिए हमने यह प्रावधान कर दिया है, कल हमने विधानसभा में भी विधेयक के माध्यम से भी, कि अब उत्तराखंड की धरती पर कोई भी धर्मांतरण नहीं कर पाएगा और धर्मांतरण करने में कहीं किसी का नाम आएगा तो 10 साल तक की उसे कैद होगी और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को पहले जानकारी देनी होगी। और हमने कहा है कि हम सबसे कठोर कार्रवाई धर्मांतरण पर चाहते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। हमने उस पर कानून, ये बहुत सख्त कानून है, 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है और कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में कहीं पर अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई उत्तराखंड के अंदर होगी। एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सर, कल भी आपने ताबड़तोड़ रैली के सर, आज भी आप रैलियां करेंगे सर, जनसभा किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, देश की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, सारे लोग इस समय केवल विकास चाहते हैं, राष्ट्रवाद चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर काम हो रहा है। उसका परिणाम है उत्तराखंड की जनता ने अभी हुए हाल चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो, आप पार्टी तो पूरी तरह से वहां से साफ हो गई है। दिल्ली के लोग भी निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों ने जो काम किया है, जिस प्रकार से उस पार्टी का वहां खाता भी नहीं खुलने दिया है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड में हो गई है। दिल्ली में ये सिलसिला जारी रहेगा और उत्तराखंड के लोग जिस प्रकार का मैसेज देते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाता है, संदेश जाता है। वहाँ के लोगों का संदेश है, वह संदेश दिल्ली में भी जाएगा। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, यहाँ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस सरकार के गठन होते ही यहाँ पर दिल्ली का जो काम रुका हुआ है, स्कूलों का हो, अस्पतालों का हो, मोहल्लों का हो, नीचे गरीब तबके के लिए मकान देने की बात हो, गरीब तबके को इलाज देने की बात हो, ये सारी योजनाएं जो आयुष्मान भारत जैसी योजना, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना दिल्ली में लागू नहीं है। ये बहुत सोचनीय प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह काम पूरे देशवासियों के लिए, गरीब जनता के लिए समर्पित किए और दिल्ली की सरकार गरीब जनता को इसका लाभ लेने दे रही है। तो निश्चित रूप से ये जनता भली भांति समझ रही होगी कि असली हितैषी कौन है। असली में विधायी कार्य निपटने के साथ ही 7 दिनों का शीतकालीन सत्र सिर्फ 2 दिनों में अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में 5 सितंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन देर शाम विधानसभा में प्रभावी सचिव हेमंत के द्वारा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन टैक्स देने वालों से पैसे से चलाता था और मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होता है। मेरे लिए सत्र चलाना बेईमानी होगा। जो मेरे लिए काम में आया उसे 2 दिन के लिए पूरा काम दिया जाएगा। किसी का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, केवल ये सत्र चलाओ ये उचित नहीं है। पैसा मुश्किल से कमाया जाता है। जो आया था हमारे पास कार्यक्रम वो 5 दिन का था, लेकिन जो बिजनेस मेरे पास आया या जो काम मेरे पास आया वो हमने 2 दिन में पूर्ण किया। इस वजह से सत्र 2 ही दिन चला। ये चिंता का विषय होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय होना चाहिए, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं घूम फिर के उसी पे जाती हूँ। सत्र चलता है, सदन चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने हैं। जस्ट टू सैटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। हार्ड अर्न मनी है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में भी मुझे लगता है कि हमने बहुत
सारी चीज़ों पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुआ। और मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ कि हमारा जैसे ये अभी बिल पास हुआ, ये महिला आरक्षण का जो एक्ट वो हुआ, पारित हुआ, विधेयक हमारा पारित हुआ। तो ऐसे बहुत सारी 2 दिन में हमने मैनेज किया कि हम काफ़ी बिजनेस कर लें। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सेकेंडली, मैं अपने पूरे विधानसभा सचिवालय के स्टाफ को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये मार्केट में र्यूमर था कि 182 के साथ विधानसभा कैसे चलेगी। बहुत अच्छे से चली। शायद आप मीडिया कर्मियों ने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पूरे बिल्डिंग में नहीं थी, साफ सफाई थी। प्रयास ये था कि बहुत ही सद्भाव से, प्रेम से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम इस सत्र को पूरा करें। और इसलिए मैं अपने पूरे ही अपने सेक्रेटरी को, रावत जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से कि बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत के साथ इन लोगों ने ये 2 दिन सत्र। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने विधानसभा का घेराव करने के दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में इस समय व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो या फिर यूके SSSC भर्ती घोटाला हो, अंकिता भंडारी मर्डर हत्याकांड हो या फिर महिलाओं के लिए दिन प्रतिदिन अत्याचार, मारपीट, लूट जैसी अपराध हो। इन सब में उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। उत्तराखंड में सिर्फ भर्तियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के युवाओं को छलावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जोरों पर है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री इन मुद्दों पर कभी भी बात नहीं करते हैं। वहीं इरिगेशन से भर्ती में 228 पदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिससे जीवन की गुजर बसर जो है वो मुश्किल हो रही है। अगर सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द ध्यान नहीं देती है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ना तो ये सरकार प्रचंड बहुमत के घमंड में युवाओं की बात सुन रही है, ना रोजगार की बात सुन रही है, ना महिलाओं की बात सुन रही है। महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं पे अत्याचार को दबाया जा रहा है और अत्याचार करने वाले खुद भाजपा के नेता हैं, भाजपा की सरकार है। युवाओं की तमाम भर्तियां रुकी। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य अब तक निर्धारित न होने से प्रदेश भर में किसानों में काफी रोष जो है वो नजर आ रहा है। किसान किस हद तक नाराज है, इसका अंदाजा 26 नवंबर को देहरादून में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत से लगाया जा सकता है, जहां हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वहीं विधानसभा पटल पर भी गन्ने के मूल्य तय न होने से विपक्ष ने सवाल उठाए। इस पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इस विषय पर कमेटी का गठन 17 अक्टूबर को ही हो चुका है, जो कि जल्द ही मूल्य तय करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा। 55 रुपये का है, जो कि हमारी जो नेबरिंग स्टेट यूपी है उससे 5 रुपये ज़्यादा है। और हम जो भी हमारे को रिकमेंडेशन आएंगी कमेटी की, उस कमेटी के रिकमेंडेशन को हम सरकार कंसिडर करते हुए गन्ना मूल्य निर्धारित कर देगी। ये किसान भाइयों से और जो एक्सपर्ट्स हैं सबसे चर्चा होने के बाद वो अपनी कमेटी रिपोर्ट रखेंगी। मैंने आज ही सचिव को निर्देशित भी किया है कि जल्द से जल्द जो है वो रिपोर्ट को सामने प्रेषित किया जाए, ताकि हम उसके हिसाब से गन्ना मूल्य को घोषित कर सकें। आज रखी थी और मैंने उसमें स्पष्ट रूप से जवाब दिया है सदन के अंदर कि हमारी ये कमेटी गठित है। 17 अक्टूबर को हमने सरकारी जियो के हिसाब से कमेटी गठित करी, जिसमें हमारे सचिव अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें किसान भाई भी हैं, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें हमारे विभिन्न जिलों के किसान भाइयों को हमने सम्मिलित किया सदस्य के रूप में। जैसे ही उन अल्पसंख्यकों को मजबूत करने और सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से अवगत कराने के लिए मंगलौर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक प्रभारी मुकेश कोहली ने बीजेपी के कई नेता और आपको बता दें बीजेपी नेता जमीर हसन अंसारी के निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। खासकर अल्पसंख्यक को बीजेपी की विचारधाराओं से अवगत कराने और मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट कर बीजेपी को और मजबूत करने की कोशिश की गई। आज हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय मुकेश कोहली जी हमारे बीच पहुंचे हैं। इनके पहुंचने का मकसद ये है कि एक कार्यकर्ताओं को इन्होंने एक संदेश दिया है कि जो भाजपा की योजनाएं चल रही हैं खासकर मुस्लिम समाज के लिए,
वो मुस्लिम समाज उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो इन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि मुस्लिम समाज के बीच जाकर उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और आम आदमी को उन योजना। उत्तराखंड के बागेश्वर के धर्मघर के चुचेर गांव में एक बुजुर्ग की भालू ने गंभीर रूप से उसने काट कर घायल कर दिया। उनका चेहरा पूरी तरह से नोच दिया, जिस कारण आपको बता दें कि जिसे कारण लगातार खून बहता रहा है। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। भालू के आक्रमण के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। हाँ, मान सिंह जी बताइए ये कैसे हुई है घटना? सर ये आज सुबह जो है ये 7-7:15 बजे करीब जंगल को जा रहे थे। नाम? तो ये ठेली गधेरे, नाम भगत सिंह करूँगा वह इनका। तो ये जब जंगल को जा रहे थे सुबह 7:15 बजे करीब, उम्र इनकी 67-68 के करीब ऐसी होगी शायद। तो सर ये जब वहाँ जंगल में जब पहुँचे वो ठेली वाले गधेरे में, तो वहाँ 2 भालू जो है झपट पड़े सर इन पे। तो उन्होंने अटैक किया इनको। जब इनकी आवाज़ आई बचाओ बचाओ, जरा हल्ला हुआ वहाँ, तब ग्रामीणों को पता लगा सर उधर तो क्या हुआ करके। तो आप लोग गए फिर बचाने के लिए तो इनको? हम लोग तो जरा लेट में पहुंचे सर, हमसे पहले कुछ और लोग पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे होंगे वहाँ? ये उमेश सिंह कोरंगा ठेली वाले, प्रधान जी भोपाल और कुछ और चुचेर के भी थे। मैं थोड़ा सा पीछे पहुंचा जब ये आधे रास्ते में लाए थे डोली में रख के, तब वहाँ से सर हम भी यहाँ तक जो है इनके साथ यहाँ तक आए। और बड़ी गंभीर हालत हो रखी है इनकी। पूरा यहाँ से ऐसे करके पूरा यहाँ फाड़ के ऐसे पलट रखा है सर। पूरा हाथों में बड़े बड़े ऐसे घाव इस टाइप का हो रहे हैं। तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा तो सर वैसे तो जंगलात विभाग को एक तो कहते हैं मत मारो जंगली जीवों को, भालू बाघ इनको मत मारो ऐसे करके। वैसे भी तो सर या तो जंगलात वाले कुछ ऐसी ड्यूटी करें वहाँ उस एरिया में। हम तो ये कहते हैं। ये कल परसों फिर ये ऐसी घटना वहाँ हुई थी, ये बनार में हुई है। वो आदमी वहाँ बरेली पहुँचा है सर। हाँ, अच्छा। अभी आज मतलब दो घटनाएं, ये 2 घटनाएं होगी सर। ये तो ऐसा है सर, हम लोगों का तो फिर वहाँ जंगल जाते हैं, बकरी चलाते हैं, वो करते हैं, तो बहुत खतरा का वो माहौल बना है सर हमारे लिए वहाँ। अच्छा, फॉरेस्ट को देखना चाहिए? तो देखना चाहिए सर विभाग को, जंगलात विभाग को, चाहे कोई वो भी है। ठीक जी, निसंदेह दुखद घटना है। इसमें उनको विभाग की तरफ से जो भी अहेतुक धनराशि होगी त्वरित सहायता के रूप में वो प्रदान की जाएगी और क्षेत्र में दे दी गई है। गश्त के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी विभाग से और भी इनकी मदद होगी। पश्चिम बंगाल में 1811 मीडियम रेसिडेंसी में तैनात उत्तराखंड के वाजपुर के ग्राम थापक नगला निवासी सैनिक का शव मृतक सैनिक के घर पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ मृत सैनिक का जो अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें बाजपुर के ग्राम थापक नगला निवासी प्रकाश सिंह भारतीय सेना के 1811 मीडियम रेसिडेंस में तैनात थे। बीते 2 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में तैनाती की गई थी। जवान प्रकाश सिंह की अचानक तबीयत भी खराब हो गई, जिसके चलते प्रकाश सिंह की मौत हो गई। प्रकाश सिंह की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मंगलवार को मृत जो सैनिक है प्रकाश सिंह का शव सैनिक के द्वारा मृत सैनिकों के घर पहुंचाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे बाजपुर विधायक अरविंद पांडे ने मृत सैनिक को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। उसी के उपरांत सैन्य समाज के साथ मृत सैनिक को अंतिम संस्कार जो है वो किया गया। बाजपुर के गांव थापा नगला के प्रकाश सिंह सन ऑफ कश्मीर सिंह, जो कि 32-33 वर्ष के हैं, उनका आकस्मिक निधन 2-3 दिन पहले बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हो गया था। तो डेड बॉडी आज आई है यहाँ गांव में और पूरे सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि यहाँ की जा रही है और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। हाँ, हेमपुर डिपो से सेना के लोग आए हैं, सेना की गाड़ी से डेड बॉडी भी आई है और यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में माननीय विधायक जी थे और बतौर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में, डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में मैं भी उपस्थित हूँ और पुलिस के यहाँ हमारे सीओ साहब है, एडिशनल एसपी साहब हैं। तो सभी जो प्रशासनिक अमला है वो और गवर्नमेंट की तरफ से
सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और एक उत्तराखंड के चमोली में जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए पर्याप्त संख्या में मशीनें और मेन पावर लगाते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए। वहीं रिकवरी फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें और मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्यों को लेकर शीघ्र से शीघ्र कार्य किया जाए। यहीं पर समस्या है तो उनको तत्काल संज्ञान में लाया जाए। जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन और PIU के बद्रीनाथ में अवस्थापना सुविधा स्थापित करते हुए शीघ्र प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए, ताकि अगले सीजन में यात्रियों को आवागमन सुचारू रहे और किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े। ये बद्रीनाथ मास्टर प्लान में जो प्रथम चरण के काम चल रहे हैं तो सभी कार्य गतिमान हैं, तो उनके द्वारा उनका आज PIU के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है और कई जगह पर जहाँ पर कमी है या फिर मजदूरों की कमी है तो उसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ द्वितीय चरण में मंदिर के 75 मीटर के परिक्षेत्र में काम होना है तो उस स्थल का निरीक्षण किया गया है और जल्द से जल्द उसमें भी जो हमारा ध्वस्तीकरण होना है वो भी प्रारंभ होगा और अगले साल से अगले सीजन में उसका भी काम प्रारंभ। तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।